आजाद भारत में ऐसा मौका पहली बार आया जब लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संविधान पर चर्चा कर रही है। 75 साल बाद यह पहला मौका है जब संसद में संविधान सत्र को आयोजित किया गया। और आज जब संविधान को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, सियासत हो रही है, तो देश की संसद संविधान पर चर्चा कर रही है। अब से कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री मोदी संविधान पर बात करेंगे और उसी संविधान की ताकत का एहसास पूरे देश को करवाएंगे, जिस संविधान को लेकर विपक्ष उन पर हमले बोलने से नहीं चूकता है। अब से थोड़ी ही देर पहले राहुल गांधी ने संविधान को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। नेता प्रतिपक्ष ने अग्निवीर से लेकर पेपर लीक और गरीबों के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाया, एकलव्य की मिसाल दी। आरोप यह लगाया कि जैसे एकलव्य को अंगूठा काटने पर मजबूर किया गया, ठीक वैसे ही आज का सरकारी तंत्र युवाओं के सपनों पर पानी फेर रहा है, उनका अंगूठा काट रहा है। जवाब देने के लिए उठे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, और उन्होंने सिख दंगों की याद दिला दी और यह कहा कि एक वक्त वो भी था जब सरकार ने सिखों की गर्दन कटवाई। तो संविधान को लेकर मचे घमासान पर संसद में चर्चा जारी है। अब प्रधानमंत्री की बारी है और भारत 24 का मंच भी तैयार है, जहां पर पक्ष और विपक्ष के नेता मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषकों का एक पैनल तैयार किया गया है। जैसे ही प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होगा, वैसे ही हम आपको सीधे लिए चलेंगे संसद भवन। लेकिन उससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, कुछ बयानों को आपके सामने रख देते हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। राहुल जी, कभी इसको पढ़कर देखिए। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का पूरा कारनामे इसके अंदर लिखेंगे, कैसे आपने धज्जियां उड़ाई। एक तो एक दूसरा, ये जो कहते हैं बीजेपी के लोगों को, सर ये मनगढ़ंत आरोप, सर ये अंगूठा काटने की बात करते हैं। इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के ऊपर कत्लेआम किया गया, सिखों के बाद दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय हुए। और आपको देश से माफी मांगनी है। अगर आज भी नहीं मांगेंगे तो संविधान जितना मर्जी जेब में डालिए। आप संविधान को जेब में लेकर घूमते सर। इन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम किया है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा अब से थोड़ी देर बाद चर्चा का हिस्सा होंगे। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और सर्वेश पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा है। और साथ ही भारत 24 की पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन सबसे पहले अदिति, आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से आगे समय बीत रहा है, प्रधानमंत्री मोदी संविधान को लेकर सदन के भीतर क्या कहते हैं उस पर हर किसी की नजर है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि संविधान को लेकर हो रही सियासत केंद्र बिंदु में नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद संविधान एक पॉलिटिकल टूल के साथ साथ सियासी मुद्दा बदस्तूर बना रहा है। प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, किस बात की संभावना आज? पूर्णिमा, जब पिछले सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पिछले सेशन जब उनका कार्यकाल मोदी 2.0 था, तब अविश्वास प्रस्ताव आया था। ये बात चिंता की बात होती है सरकार के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पूरी सरकार ने इसको बहुत अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हुए, आपको याद होगा कि लगभग 2 घंटे का भाषण प्रधानमंत्री ने दिया। चुनाव होने के ठीक 1 साल पहले उन्होंने अपना पूरा ब्यौरा लोकसभा में भी दिया और अपना पूरा ब्यौरा राज्यसभा में भी दिया। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव जाहिर तौर पर वो गिर रहा था, लेकिन उस 2 घंटे के भाषण में उन्होंने 9 सालों में
गरीब जनता के साथ क्या कुछ किया, किस किस तरीके से भारत को बदला, फिर चाहे जम्मू कश्मीर का जिक्र आया और उससे लेकर तमाम जिक्र पर मुद्दों पर बात करके जनता के सामने अपनी एक बार रिपोर्ट कार्ड रखा। उसके बाद महिला आरक्षण बिल आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब भी पूरा ब्यौरा दिया और कैसे कहा कि 27 साल में कोई कुछ नहीं कर पाया और अब मैं ये प्रतिबद्ध था महिलाओं के लिए कि मैं 33% आरक्षण लेकर आया और अब एक और अपॉर्चुनिटी। और ये अपॉर्चुनिटी इसलिए खास हो जाती है कि पहला मोदी 3.0, दूसरा जब मोदी 3 या फिर ये कहें कि तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो ये संविधान ही एक मुद्दा था जिसने भारतीय जनता पार्टी को 240 पर रोक दिया। अगर संविधान के मुद्दे को ढंग से हैंडल किया गया होता महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तो शायद ये 240 पर गाड़ी ना रुक के 300 पे जाती। तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब 25 जून को जिस तरीके से काला दिन माना गया इमरजेंसी के चलते, ठीक वैसे ही अब ये अपॉर्चुनिटी थी कि 75वां साल हो गया हमें अडॉप्ट करे हुए संविधान को। तो अब प्रधानमंत्री अपने भाषण में इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए ना सिर्फ सांसदों से बल्कि पूरे देश से 140 करोड़ जनता से ये बात करेंगे कि उसका पहला भाग होगा कि वो संविधान, उनकी पार्टी, वो खुद, उनकी सरकार संविधान को क्या मानती है। ठीक है, जब वो बात होगी तो उसके अगला पड़ाव आएगा कि वो संविधान के तहत उन्होंने क्या कुछ किया और संशोधन का भी जिक्र आएगा कि संशोधन करके उन्होंने कैसे जनता के लिए नए बिल लेकर आए और उससे क्या क्या कुछ हुआ, लाभार्थियों का जिक्र आएगा। और फिर आएगा कि जो लोग संविधान पर, हमारी नीयत पर और संविधान बदलने जैसी बात करते हैं उन्होंने क्या किया है। और फिर बात आएगी इमरजेंसी की। भले ही पूर्णिमा हमने इमरजेंसी का वो पूरा कार्यकाल नहीं देखा हो, लेकिन आप भी बेहतर तरीके से जानती हैं कि क्या हुआ था। तो जाहिर तौर पे यहाँ पर विपक्ष को एक्सपोज किया जाएगा और फिर वो तमाम बातों का जो प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा है उसका जवाब देंगे। उन तमाम बातों का जिक्र होगा जो राहुल गांधी ने जवाब दिया है और हर एक मुद्दे पर ये रिप्लाई होगा, ना सिर्फ आज बल्कि सोमवार को अमित शाह और मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप देखिए 140 करोड़ जनता के साथ एक बार संवाद करने का मौका और जो नैरेटिव विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है उसको पूरी तरीके से तोड़ने की अपॉर्चुनिटी आज प्रधानमंत्री अपने भाषण में इमोशनली, प्रैक्टिकली हर लिहाज से इसको जवाब देने वाले। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदिति, रहिएगा हमारे साथ क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे वो भी तस्वीरें दिखानी होंगी और उसके बाद प्रधानमंत्री क्या कहते हैं संविधान दिवस के मौके पर, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। आइए मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक झा कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाकी सभी मेहमान भी है। शुरुआत करती हूँ सिद्धार्थ यादव आप ही के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट आना है सदन के भीतर संविधान दिवस के मौके पर, उस पर हर किसी की नजर है। क्योंकि आज एक तरफ जहां पर चर्चा हो रही थी, एकलव्य का जिक्र किया, किस तरीके से अंगूठा काटा जा रहा है उसका जवाब रविशंकर प्रसाद की तरफ से दिया गया। यानी संविधान दिवस के मौके पर संविधान कौन ज्यादा मानने वाला है, संविधान को लेकर कौन ज्यादा क्रेडिट अपनी झोली में रखता है, इसको लेकर भी सियासी राजनीति खूब हो रही है बनस्पत इसके कि हम एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ बढ़े और संविधान जो कि आधार है, जो संविधान का मूल है, उसकी भावना को एक दूसरे के अंदर बहुत डीपन ले जाकर देश को आगे ले जाया जा सके। सिद्धार्थ जी। देखिए पूर्णिमा जी, भारत का संविधान एक जीवंत डॉक्यूमेंट है, वो एक इट्स ए लिविंग डॉक्यूमेंट। और जब हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हों तो इस यात्रा, वो यात्रा कैसी रही, उस यात्रा पर एक सब हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि बैठ करके चिंतन मनन करें, उस एक प्रयास से सदन में एक बहुत सार्थक चर्चा हो रही है। पर कहीं ना कहीं संविधान पर जहां सार्थक चर्चा होनी चाहिए, संविधान को जो लोग हमेशा से जेब में लेकर के घूमा करते थे, अपनी पॉकेट में रख करके घूमा करते थे, उन लोगों ने संविधान को इतिहास के अंदर बार बार तार तार करने का काम किया। वही लोग आज संविधान की बहस में खड़े होकर के भी संविधान को फिर से अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अब राहुल जी क्या कहते हैं उस बात का देखिए जवाब देना असंभव है। राहुल जी कह रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट दिया था एकलव्य का। ना उनको इतिहास समझाया जा सकता, ना उनको हिंदू संस्कृति समझाई जा सकती है। पर मुझे तो यह नहीं समझ में आता कि वो हिंदू संस्कृति को ही उदाहरण क्यों लेकर के आते हैं। जिनको नहीं पता तो छोड़ देना चाहिए, पर वो बार बार कहीं ना कहीं सनातन को अपमानित करने के लिए कुछ एक कहीं से सीखा सिखाया, पटा पटाया, वो आकर के संसद में बोलने लगते हैं। पर जिस एक पार्टी ने
देश के अंदर इतिहास में सबसे ज्यादा संविधान को तार-तार किया हो, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा राज्य सरकारों को गिरवाया हो, संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन करे हो, पहला संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करके नेहरू जी ने फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने का काम किया हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने उस संविधान के नैरेटिव को जो इतने सालों तक भ्रमित करने की प्रयास करती रही थी, ऐसी चर्चा से वो सच्चाई देश के सामने आती है। और जो हमारी प्रतिज्ञा है एक देश के नाते, नागरिकों के नाते, संसद के नाते, सांसदों के नाते उस संविधान को आगे बढ़ाने की, संविधान को और मजबूत करने की, वो प्रतिज्ञा भी सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी संविधान की मंशा को, संविधान की आत्मा को इस देश के कोने कोनों में लागू करने वाली है, वो इस चर्चा से साफ हो गया। ठीक है, जल्दी से मैं एक एक प्रतिक्रिया सभी मेहमानों से लेना चाहूंगी। दीपक जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दाग हैं जो शायद कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे नहीं हैं, और खासतौर पर जब वो संविधान का जिक्र करती है, जब सदन में संविधान की बात लेकर आती है, तो ऐसे बहुत सारे संविधान संशोधनों का जिक्र सरकार कर देती है। जब कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लागू करने से लेकर और न जाने कितने फैसले कांग्रेस की सरकार ने लिए हैं, वो दाग मिटते नहीं मिट रहे हैं कांग्रेस के, और आज भी सत्ता पक्ष के हाथों में वही हथियार है जिसको लेकर वो हमलावर आप पर नजर आती है। पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात आज ये है कि अगर वो दाग अच्छे नहीं तो क्या आज फिर भाजपा देश को दागदार करेगी? दूसरा सवाल ये उठता है, पहले अगर गलतियां हुई तो आज फिर उसी भाजपा उसी रास्ते पे चलेगी? अपने गलतियों से सबक सीखना पड़ता है ना। इतिहास में अगर गलतियां हुई तो वर्तमान में हम गलतियों को दोहराएंगे क्या? हमारे माँ बाप ने या किसी ने परिवार में गलती हुई तो हम चाहते हैं कि उससे सीखे। तो मोदी जी और भाजपा सरकार सीख रही है क्या? दूसरी बात, आपने जो इस इमरजेंसी की किया या नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी करते हैं, उस इमरजेंसी पे कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल खुले तौर पे साफ दिल से माफी मांगा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिख दंगों पे माफी मांगा है। अब बात वहां से आगे बढ़नी चाहिए। अभी यहाँ भाजपा के प्रवक्ता सो कॉल्ड पढ़े लिखे होते हैं, ये आज मेरे को बड़ी हंसी आती है इस बात पे कि हिंदू धर्म की क्यों अपमान? भाई कौन अपमान हो गया? एकलव्य ने अंगूठा अपना दिया था, गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा था, उसका नहीं मांगा था। थोड़ा आप पढ़ लिख के आइए, हिंदू संस्कृति के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है। आपको बताता हूं, एकलव्य का अंगूठा इसलिए काटा था गुरु द्रोणाचार्य ने कि उनके शिष्य अर्जुन से ज्यादा महान धनुर्धर न बन जाए एकलव्य। एकलव्य को शिक्षा देना उचित नहीं समझा था गुरु द्रोणाचार्य ने, क्योंकि वो एक दलित था। आपका एक मित्र है अडानी, उसको सारी की सारी हिंदुस्तान की कंपनियां देना चाहते हैं। आपके प्रिय मित्र मोदी जी, देश का दूसरा आदमी बड़ा ना बन जाए, देश का गरीब आदमी गरीब रह जाए, इसलिए गरीबों का अंगूठा काटते हैं नरेंद्र मोदी जी और सारा देते हैं अडानी को। ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ लिख के आइएगा। ये तर्क का है, कुतर्क का डिबेट नहीं है। तो भाजपा वाले कुतर्क करते हैं पूर्णिमा जी, इसलिए कुतर्कियों से मुझे बात नहीं करना, उसका जवाब नहीं देना। बात आती है कि आज संविधान की बात हम करते हैं। आज इस देश दोराहे पे खड़ा है। एक तरफ तो आप मस्जिद के अंदर तलाश करने जाते हैं, एक तरफ आप कहते हैं हम वर्शिप एक्ट पे पूरा यकीन रखते हैं। जिस दिन वर्शिप एक्ट पे बहस चल रही थी पूरे देश में, भाजपा के प्रवक्ता डिबेट से गायब थे, सारे डिबेट से। आपके साथ भी हुआ होगा पूर्णिमा जी कि आपने भाजपा वालों को बुलाया हो और ये डिबेट पे ना आए। तो भाजपा का दोहरा चरित्र आपके डिबेट के माध्यम से उजागर हो जाता है। तो मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं। और इनसे पूछे, अमित शाह जी ने एक खुले मंच पे बोला था, अभी उसका वीडियो मेरे पास है, दिखा दूंगा। उन्होंने कहा था देश चलेगा संविधान से, और हम अगर संविधान से बात करते हैं कि देश को चलाइए, मजहब को में देश को मत बांटिए, तो इसमें गुनाह क्या नजर आता है नरेंद्र मोदी जी को? इसीलिए कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। भाजपा की दाढ़ी में तिनका, भाजपा वो चोर रूपी पार्टी हो जाती है कि मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं, विकास का सपना दिखाते हैं, लेकिन गर्त में ले जाते हैं। 75 साल पहले क्या हुआ था उस पर तो आप बात करने को तैयार हैं, लेकिन आज देश में क्या करने की जरूरत है उस पर आप जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ये है सच्चाई पूर्णिमा जी। हमें हिंदू मुसलमान और हिंदू संस्कृति के पीछे भाजपा छिपाने की कोशिश विपक्ष होने के नाते संसद के भीतर विपक्ष के पास उतना ही समय है संविधान के मौके पर, संविधान को लेकर चर्चा करने को लेकर, जितना कि सत्ता पक्ष के पास है। 6-6 घंटे का समय है। अगर उसके बावजूद उस संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र है, जिम्मेदारियों का जिक्र है, और वो आजादी अगर आपको सदन के भीतर नहीं मिल पा रही है, और ये अब आप कह रहे हैं, जब विपक्ष पूरा कह रहा है, इस बारे में चर्चा कर रहा है खुलकर, तो फिर पता नहीं मुझे दीपक जी उसको लेकर क्या चाहिए। लेकिन मनोज यादव साहब, सबसे दिक्कत क्या है कि राष्ट्र प्रथम, देश
सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन देश सबसे ऊपर होना चाहिए वो देश जिस संविधान के हिसाब से चलता है, उस संविधान को लेकर जबरदस्त क्रेडिट पॉलिटिक्स चल रही है। किसने क्या कितना खराब किया, कौन आगे क्या करेगा, सारी बातें हाइपोथेटिकल होते हुए क्यों संविधान एक सियासी टूल बन चुका है? देखिए, संविधान इस देश को चलाने के लिए बनाया गया था, बराबरी से चलाने के लिए बनाया गया था। मैं इस पैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं कि जब इस देश में संविधान नहीं था, मनुस्मृति थी, सामंतवाद था, राजतंत्र था, तब वाह्य आक्रमण से हमारा देश बार बार हजारों साल तक गुलाम रहा था। क्या आप मुझे कोई ये वर्डिक्ट बता सकती हैं कि संविधान लागू होने के बाद इस देश में कोई वाह्य आक्रमण करके हमारे देश को गुलाम बनाने का कदाचित प्रयास कर पाया है? क्या हिस्सेदारी ले पाया है? तो संविधान सबके लिए ताकतवर है, सबके लिए जरूरी है। वैसे क्या आप विपक्ष के एक नेता का नाम बता सकती हैं जिसने कहा हो कि हम संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, आरक्षण को ऐसा पंगु कर देंगे कि दिखेगा लेकिन खड़ा नहीं हो पाएगा? ये बात कौन कहता है? मनुस्मृति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टेबल पे, ऑफिस पे रखे हुए अक्सर पिक्चर में दिखाई पड़ जाते हैं। क्यों रखते हैं आप? और सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री जी ने की है, समाजवादियों ने नहीं की, हमारे नेता ने नहीं की, विपक्ष इंडिया गठबंधन ने नहीं की है। सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक था, है और रहेगा। संविधान इस देश के आम जनमानस का प्रतीक कल था, उसका नेतृत्व कर रहा था, आज है और भविष्य में भी रहेगा। आज चर्चा हो रही है ये बात जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कही कि तमाम सारे जो चुनाव बीजेपी हारी, जहां पीछे रह गई, वो संविधान पे अटैक करके पीछे रह गई। अगर आज आप सीने लगाना चाहते हो तो मेरा सिर्फ एक सवाल ये पूरे देश में लोग पूछना चाह रहे हैं, सेंगोल हटा दो, संविधान स्थापित कर दो वहां, तब माना जाएगा कि आपको अपने उस गलती का पछतावा है। अगर आप सेंगोल नहीं हटा सकते, संविधान की स्थापना सदन में नहीं कर सकते, सदन में संविधान की प्रति नहीं होती है सर? अरे मैं कहता हूं सबके पास, मैं पूछ रही हूँ, राहुल जी के पास मैं पूछ रही हूँ, हमारे नेता संविधान की प्रति होती है या नहीं होती है? सदन के भीतर होती है या नहीं होती है? मैं कह रहा हूँ रखी है ना। लेकिन सेंगोल की स्थापना हुई, सेंगोल को हटा दे, संविधान को वहां पर प्रति को लगा दे, संविधान की प्रति तो पहले से है ही। वो उस सेंगोल का मतलब है कि वो संविधान के ऊपर रखा है, उसका पन्ना नहीं पलटा जाएगा, संविधान नहीं खोलेगा। इसी नैरेटिव का जिक्र, इसी सर नैरेटिव का जिक्र मैंने किया, इसी नैरेटिव का जिक्र किया जो आपने ये कहा कि मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, मैं फिर दोहरा देती हूं, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि जो सरकार चाहती थी 400 पार करे, संविधान को लेकर जो एक नैरेटिव सेट किया गया कि ये सरकार खत्म कर देगी, उस नैरेटिव की बदौलत रहा कि शायद 400 पार ये नहीं पहुंच पाए। बहरहाल मैंने ये नहीं कहा कि क्योंकि ये संविधान पर अटैक कर रहे हैं इसीलिए ये 400 पार नहीं पहुंच पाए। जल्दी से एक लाइन पर कह देता हूं बस, अगर मैंने जो बात संगोल वाली कही है शायद मोदी जी सुन लेंगे और आने वाले समय में कर भी देंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्या मौजूदा भाजपा शासन ये बात कहेगी कि देश के पिछड़े प्रधानमंत्री जिनको इतनी ताकत जनता के द्वारा मिली, जब ये प्रोजेक्ट किया गया कि वो पिछड़े हैं, तब क्या वो मंडल आयोग की उस पवित्र रिपोर्ट को अपने 11 साल के शासन में एक बार भी खोल पाए? ये तो मुझे लगता है सवाल आपको कांग्रेस से भी पूछना चाहिए। फिर आप अगर जो गलत किया अगर इसकी बात करते तो फिर तो आपको दीपक झा जी से पूछना चाहिए। रामकृपाल सर आपके पास आती हूँ क्योंकि कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे। वार पलटवार एक तरफ है, लेकिन उसके बावजूद ये समझना मुश्किल है कि संविधान और संविधान की महत्ता को क्या बताने की जरूरत है। ऐसा पहली बार हुआ जब संविधान को लेकर सदन के भीतर चर्चा हो रही है। और ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसीलिए आई क्योंकि संविधान को लेकर एक नैरेटिव लगातार बनाया जा रहा है, लोगों को यह बताया जा रहा है कि कैसे संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। ये कितने मायने में सही है या फिर ये कितना फेक नैरेटिव है जो जनता के बीच फैलाने की कोशिश हो रही है? पूर्णिमा जी, आपने बहुत अच्छी हेडिंग दी है कि मोदी का अभिमान जय संविधान। ये अपने आप में बहुत कुछ, आपने जो लिखा है बहुत कुछ कहता है। पहली बात तो ये, मैं एक चीज कहूंगा कि संविधान ने संसद की आबरू रख ली। जो संसद चल नहीं रही थी, कम से कम संविधान के बहाने आज सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन में बहस तो कर रहे हैं। पहले संविधान की सबसे बड़ा योगदान तो इसी को समझ लीजिए। दूसरी बात, आपकी सहयोगी अदिति जी ने बहुत अच्छे ढंग से चीजों को रखा था। अब तो चूंकि मोदी जी का भाषण होने जा रहा है, अभी तक जो भी बातें कही गई हैं आप सब लोगों ने, पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है।
सबको मालूम है कौन कितना गंभीर है। संविधान पर चर्चा नहीं हुई है, संविधान के नाम पे चर्चा हुई है, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि 2 दिनों में जिस तरह से लोकसभा के समय जो पुराने 2 हथियार आजमाए गए थे विपक्ष द्वारा, एक तो ये था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, दूसरा जाति जनगणना। ये इस बार में अभी 2 दिनों में फिर से लगा कि वो भोथरे औजार फिर निकाले जा रहे हैं, उन पर धार दी जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जब मोदी जी बोलेंगे तो ये देश में और पूरी दुनिया में चला जाएगा कि मोदी से ज्यादा संविधान का सम्मान करने वाला कोई नहीं है। और ये विपक्ष का हथियार, इसकी धार आज पूरी तरह कुंद हो जाएगी। ये काठ की हड़िया दोबारा नहीं चढ़ेगी। थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, मोदी जी का भाषण अभी सुन लीजिए। सर्वेश जी, आपका टेक लेते हुए, क्योंकि थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का भाषण यहाँ पर सामने आने वाला है, लेकिन एक तो दो चीजें, संविधान और साथ ही आपातकाल, ये जो वर्सेस की स्थिति हुई है, आप संविधान को लेकर बहुत बात करते हैं, संविधान कितना महत्वपूर्ण है, आप इसको लेकर बात करते हैं, कैसे आज की सरकार संविधान को खत्म कर देगी, कैसे संविधान में अधिकार जो दिए जाने चाहिए, बराबरी की बात होनी चाहिए, वो सब कुछ नहीं होती है। लेकिन फिर एक तरफ एक व्यक्ति है जो कि संविधान को माथे से लगाता है, उसको चूमता है, फिर आरोप दूसरे पे लगता है विपक्ष पे कि ये वो हैं जो कि जेब में संविधान को लेकर चलते हैं, और इनके लिए वो संविधान जेब में ही रहा है हमेशा, कभी सर माथे नहीं आया है। पूर्णिमा जी, आपने सही कहा कि राहुल गांधी या इंटायर इंडी ब्लॉक कहिए, कांग्रेस पार्टी कहिए, एक फैशन की तरह जो एक लोग पॉकेट में हैंडकरचिप रखते हैं, रुमाल रखते हैं, पॉकेट स्क्वायर रखते हैं कोट के पॉकेट में, कांग्रेस पार्टी संविधान की पुस्तक रखती है। लेकिन अगर राहुल गांधी से, अनुराग ठाकुर जी ने सही बोला था कि इसमें कितने पन्ने हैं, आप इसकी बात पूछ लेंगे राहुल गांधी से, वो कभी नहीं बता पाएंगे। कभी भी सीरियस डिबेट में राहुल गांधी जी ने संविधान की कौन से सेक्शन में क्या कहा गया, और जो इंदिरा गांधी जी का संविधान था, मैं इंदिरा गांधी जी का संविधान बोलता हूं, आफ्टर 42nd अमेंडमेंट, जो 42वां संशोधन करने के बाद संविधान अभी जो हम लोग देख रहे हैं, उसके बारे में राहुल गांधी कभी क्यों चर्चा क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, माफी मांग लिया आपने कहा ठीक है, आपने सिख राइट पे माफी मांग लिया, उससे क्या आपकी जो जवाबदेही थी, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो खत्म हो जाएगी? संविधान की असली हत्या तो उस समय कर दी गई। आज हम सभी ने देखा कि माननीय रविशंकर जी ने किस तरीके से जो संविधान 1975 में इमरजेंसी जब लागू हुआ, तो उस समय की जो भयावह स्थितियां थी, केवल नेताओं के लिए नहीं थी, इवन जो जर्नलिस्ट के लिए जो भयावह स्थिति थी, उन्होंने किस तरीके से इंग्लिश डेली जो है इंडियन एक्सप्रेस से और रामनाथ गोयनका जी की को सराहा कि इतने बावजूद, इतने दबाव के बावजूद उन्होंने पेपर जो है रोड पे खड़े होकर चलाया। ये राहुल गांधी जी को नहीं दिखता है। और अगर इनका भाषण का अगर पूरा स्पीच का देखेंगे मुद्दा, नैरेटिव वही फेक नैरेटिव, ये हाथरस जाएंगे। लेकिन जिस समय हाथरस की घटना घटी यूपी में, उस समय राजस्थान में इनकी सरकार थी, उसके बाद सैकड़ों ऐसे दलित लड़कियों के साथ रेप की घटना हुई। प्रियंका गांधी उसने 2022 में नारा दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वो लड़की राजस्थान की उस नाबालिग लड़कियों के साथ, उन दलित लड़कियों के लड़ने के लिए एक बार भी आवाज नहीं उठाया। राहुल गांधी जी ने द्रोणाचार्य और एकलव्य का उदाहरण पेश किया कि देश के युवाओं के अंगूठे काटे जा रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या राहुल गांधी या इंटायर इंडी ब्लॉक या कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कभी भी देश में डेवलपमेंट की बात की है? 50,000 55,000 के आसपास मेडिकल सीट थे। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद 1,06,000 मेडिकल सीट में इजाफा हुआ है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर्वेश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में 70 सालों में देश में कुछ भी नहीं हुआ?
आप मैं ये बोल कहना रहा हूं ना, चाह रहे हैं? 70 साल में देश में 7 एम्स थे। उसके बाद टोटल एम्स आज अगर आप काउंट कर लिए, या निर्माणाधीन है या कार्यरत हो चुके हैं, 23 संख्या है। कितने आईआईटी यूपीए के जो शासनकाल था, मैं बहुत पीछे नहीं जाता, मनोज जी, 10 आपका साल जवाब का, देना 4 से 14 के शासनकाल में कितने आईआईटी, ठीक है, मनोज जी का जवाब ले लीजिए, मनोज जी का जवाब। देखिए पाठक जी नए जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश की बात की, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि आप उसका देश के जवाब युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। आप निश्चित तौर पे आवाज पूर्णिमा जी, उठाइए, ये देश अच्छी के बात युवाओं है से जुड़ा मुद्दा कि है। आपने अगर सभी को समय दिया, एक मैं जगह भी समय कांग्रेस ने रुक जाइए चाहता हूं। मैं आपको जवाब मैं आपको जवाब दे नहीं नहीं, आप क्या जवाब देंगे? अरे मैं आप मुंह से जब जवाब दूंगा, क्या माननीय जवाब लोहिया थोड़ी नहीं जी दूंगा, के और ढंग से समर्थक जवाब लोहिया दूंगा। जी ने जो पाठक जी रुक अपमान, जाइए, जो भयावह अरे स्थिति पाठक जी ब्रेक लगाइए, इमरजेंसी के ब्रेकर आ समय में गए, झेला था, रुक जाइए आप रुक जाइए, उसके मैं आपको बताता 1% भी हूँ। क्या उनके योगी follow आदित्यनाथ जी जो उन्नाव उन्होंने गए थे? कहा है, क्या उसको योगी अगर follow आदित्यनाथ जी करते, हासरत तो गए आपकी थे? पार्टी कहां से क्या कहां योगी होती? आदित्यनाथ जी शर्म आनी लखीमपुर चाहिए गए आपको। थे? अगर योगी आदित्यनाथ जी अपने प्रदेश की घटनाओं पे नहीं जा सकते तो प्रियंका गांधी पे क्यों सवाल भाई? ये कौन सा नैरेटिव कर रहे हैं राजनीतिक अरे विषय अभी महोदय? करहल में, ये अभी कौन सा करहल है? में दलित अरे बच्ची की विपक्ष हत्या जाता है ना, इसलिए कर दी गई सत्ता वाले कि लोग वो कहाँ जाते हैं? सत्ता वोट वाले लोग दी तो गई। मदद करते हैं। करहल आपका मदद घर किया है नहीं, भाई, करहल जब आपका मदद घर नहीं किया तो आंगन फिर है। क्या? और समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का घर और आंगन आप है कह रहे करहल। हैं क्या देखने संविधान गए? अगर आप जिसकी वहां जेब नहीं में देखने है गए वो तो ढाल की बार-बार तरह हाथरस काम की करता घटना है, का उसके क्यों रेप अधिकारों करते की हैं? बार-बार रक्षा मॉब होती है। लिंचिंग। नहीं फिर आप तो दिल्ली में चाहते हैं दंगा हुआ इस था, देश आपको को याद है? अंकित संविधान शर्मा विहीन को बना दिया 400 जाए। चाकुओं और से ये जिहादियों बात ने मैं नहीं घोट कहता, के मारा था। ये आपने बात एक बार भी आपके उसके बारे में नेताओं के बोला? बयान पुष्टि करते ये हैं। सेलेक्टिव आप नैरेटिव जो आप मनुस्मृति से फैलाते हो, चलाना चाहते हैं इसी इस देश के को। लिए आप आप जाने जाते पूंजीपतियों हो, के कुछ नियमों नहीं से है। चलाना चाहते हैं इस आपका ये देश को। दिखावा है अडानी को संविधान की गिरफ्तार नहीं किताब किया। नहीं, तो अगर आप पॉकेट में पूंजीपतियों लेके का चलना। जिक्र करेंगे तो कह दीजिए कि समाजवादी पार्टी किसी पूंजीपति से मिलती नहीं, उनको अपने पूंजीपतियों से मिलती नहीं। पूंजीपतियों से सर बड़ी दिक्कत है, बहुत अच्छा सवाल है। पूंजीपतियों से आपको बड़ी दिक्कत है, तो क्या चाहते हैं कि सारे पूंजीपतियों को बाहर निकाल दिया जाए? इस देश में कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, कोई डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, सारे पूंजीपतियों को बाहर निकाल के भेज दीजिए। आप क्यों अलग नैरेटिव बना रहे हैं? नहीं, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ आपका आपसे, सवाल का जवाब पूंजीपतियों मैं की जरूरत नहीं है क्या नहीं इस है। देश को? बिजनेसमैन की सर, जरूरत नहीं है क्या इस देश को? पूंजीपति इस देश के पूरे सिस्टम की जान होती है, हाँ। नो डाउट, मैं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन पूंजीपति सरकार नहीं चलाएगा। हाँ। सरकार इस देश का आम आदमी चलाएगा। नहीं, तो ये आपका भी तो नैरेटिव हो नहीं, सकता है नहीं, हमारा इंडिविजुअली, narrative ये नहीं, आपका भी तो सरकार- नैरेटिव हो सकता है। एक सेकंड। आप अडानी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का मुझे स्टैंड बताइए सर। नहीं, अडानी के मुद्दे पर मुझे समाजवादी पार्टी का स्टैंड अमेरिका बताइए। ने अडानी के खिलाफ जो तमाम सारी ठीक चीजें है। सामने रखी हाँ, हैं, फिर उस पर देश अपना मुद्दा पहले बताए, क्लियर कर चुका मौजूदा है। सरकार क्लियर करे। ठीक है, क्या कह रही है? लेकिन क्या सरकार आपके कह लिए रही है कि अडानी को हम लेकिन गिरफ्तार करके देंगे? क्या आपके लिए अडानी को लेकर वही इश्यूज हैं जो कांग्रेस के पास हैं? नहीं, है क्या हमारे वैसे पास- आपके हमारे- अलग अलग है ना? हमारे पास वो सारे इशूज हैं, लेकिन किसी पूंजीपति को देश के सारे पोर्टफोलियो, वो जो सरकारी संस्थान है, उनको ताबड़तोड़ दे दिया जाए, मैं नहीं विश्वास कौन सा पोर्टफोलियो दे दिया गया? कौन बताइए। क्या नहीं दिया क्या गया? दे दिया गया बताइए। बनाया सरकार सिद्धार्थ ने, जी आइएगा चलाएगा जरा। अडानी क्यों सिद्धार्थ जी चलाएगा? आइएगा जरा। अरे उनमें दम है तो वो खुद चलाए ना। हाँ। पटरी उनके नाना बिछाए थे क्या? ठीक है। पटरी तो सरकार के पैसे से बिछी थी। पब्लिक प्राइवेट रेल चलाएंगे वो? सिद्धार्थ क्यों यादव चलाएंगे रेल? सिद्धार्थ जी, पब्लिक प्राइवेट महंगा किराया पार्टनरशिप, करेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऐसा लगता है इन सबसे तो मनोज यादव जी को तौबा कर लेना चाहिए फिर। देखिए, पहले तो मनोज जी को थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है, क्योंकि डिंपल जी जो उनके पार्टी की प्रथम परिवार की बहू हैं, उन्होंने कहा कि अडानी वडानी के विषय पे हमको ज्यादा मतलब नहीं है, पर मनोज जी शायद लाइन भटक गए हैं, टीवी पे आकर के कुछ और बात कर रहे हैं, या क्लैरिटी करके आनी चाहिए। पहली बात, मैं 2 बात संविधान पर जवाब दूंगा और उसके बाद में जरूर मनोज जी जो अडानी का राग कर रहे हैं उसका जवाब दूंगा। संविधान की चर्चा हो रही है, तो संविधान की चर्चा में इमरजेंसी के दौर में समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है? अरे आप तो खुद कहते हैं हम तो इमरजेंसी के दौर से निकले हुए क्रांति की एक पार्टी थी। आपने संविधान की चर्चा में खड़े होकर के, आपका नेता एक बार इमरजेंसी की बात नहीं कर पाया। आपके नेता खड़े होकर के कह नहीं पाए कि कांग्रेस ने कैसे काला शासन लगाया था। संविधान की आत्मा, उसके प्रियम्बल को तब बदला गया 47 अमेंडमेंट, जब देश की लड़ा कौन था? ताले लगे हुए थे। कौन लड़ा था? आप बताओ ना थोड़ा सा मुझे। हम ही तो लड़े थे इस पूरे देश में। अगर इमरजेंसी के खिलाफ कोई लड़ा था सबसे बड़ी ताकत के रूप में पूरे देश में, तो समाजवादी लोग थे। आप तो बड़े गिनती भर के थे 1900 उस दौर में, 80 से पहले। मेरे पिताजी, एक बार सुन लो, जिसके सामने कह रहे हो जान लो, मैं लोकतंत्र सेनानी का बेटा हूं। मेरे पिताजी इमरजेंसी में जेल गए,
मुझे ना पाठ पढ़ाओ। अरे, ठीक है, पारिवारिक लेकिन इतिहास समझा रहे हैं, लेकिन परिवार से वो सीख बहुत के कम पता संख्या चला। में थे, बहुत लेकिन कम ये जान संख्या लो में थे। ये बहुत बातें ना narrative से सुनिए ना करो, क्या मनोज नहीं आवाज जी, उठाते? मनोज जी, ये बात आपका क्या लेना मनोज जी, देना है? मनोज जी, फिर अब यहाँ पर आपको इतिहास मैं अच्छा तो लगता कह है। रहा हूं, पूर्णिमा जी, अपनी सेंगोल बात कब पूरी हटाओगे? सर, फिर इस बात पे Emergency सुनिए, तो देश ने हटा अरे, दी थी। बात सुनिए ना पूर्णिमा मनोज जी, जी, सेंगोल कब मनोज हटेगा? जी, मनोज सिद्धार्थ को जवाब जी, ही मनोज देना जी, चाहिए। यहाँ पर Why not you आपको reply, यहाँ पर Mr. आपको सिद्धार्थ? इतिहास बहुत गलत अच्छा क्या लगता है क्या? कि ये इतने से सेंगोल नंबर में पे थे। बोल देंगे तो मोदी आपको जी यहाँ कैसे पर आपको इतिहास बहुत टीवी अच्छा पे आने लगता से है मना कि करा इतने से देंगे। नंबर में थे, लेकिन कौन जब है? इतिहास में इमरजेंसी की बात होती है, जब सिखों की बात होती है, तो उस पर कांग्रेस ही कह के निकल जाती है, भाई हमने तो माफी मांग ली ना, हमने माफी मांग ली, हमने माफी मांग ली है, बस माफी मांगने से जो काला अध्याय लिखा गया उसका कोई जिक्र नहीं होगा, फिर तो माफी मांग ली ना, क्योंकि ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से, सुनिए ना सर, ये बिल्कुल माफी किस तरीके से हुई? सिद्धार्थ जी आ रही हूँ आपके पास, ये माफी पता है ठीक किस तरीके से हुई? अपनी बात पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको मैं पूरा समय दूंगी सर, लेकिन माफी किस तरीके से होती है कि जैसे जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था ना, लड़कों से गलती हो जाती है, बिल्कुल वैसी होता है, माफी मांग ली जाती है, माफी मांग ली जाती है, माफी मांग लीजिए, खत्म हो गई बात, कुछ भी कह दीजिए। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिएगा, बोलिए। नेताजी ने वो कहा था, हाँ, जो बीजेपी ने उससे 10 कदम आगे कर दिया। बनारस में बिल्कुल बीएचयू की बेटी डिबेट हो जाएगा, डिबेट हो जाएगा। डिबेट हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक उदाहरण का जिक्र किया जब माफी की बात हुई। सिद्धार्थ जी, ठीक है, सिद्धार्थ जी का जवाब, सिद्धार्थ जी का जवाब लेंगे, सिद्धार्थ जी का जवाब, फिर दीपक जी के पास जाएंगे। मेरे संस्कार थोड़े बोलिए, अलग हैं, बोलिए मैं सर, बीच में बोलिए। नहीं बोल आप सकता। मनोज जी से आग्रह अच्छा, करूंगा कि सुनिए, प्लीज आप ठीक है, सुनिए। आरएसएस से संस्कार लाते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? वहां तो तीन आपको क्या दिक्कत है आरएसएस से संस्कार लाते हैं? सहयोग और समाधान। किसका संस्कार कहां से आता है? इससे मनोज यादव को क्या समस्या है? ये मुझे क्या मनोज यादव को क्या समस्या है? इससे किससे किसका संस्कार आता है? ठीक है सर, अरे प्लीज मनोज जी, सिद्धार्थ जी, आपके संस्कार प्लीज, हमारे ठीक है, संस्कार ठीक है, मनोज जी, संस्कार मनोज जी, है। मनोज जी, हमें प्लीज, मालूम है कि मनोज जी, संस्कार प्लीज, है। मनोज जी, 377 मनोज जी, समर्थन। सीधे लोकसभा जाना होगा, हाँ। प्लीज रुक जाइए। भारतीय व्यवस्था ठीक है में मनोज जी, 377 समय खत्म हो जाएगा, समर्थन मनोज जी, होगा समय खत्म हो हमें जाएगा। संस्कार कौन से दिए? सिद्धार्थ जी अपना जवाब रखिएगा प्लीज। अब ये लोग तो पूर्णिमा जी, ये लोग तो पता नहीं कौन सा मनुस्मृति, कौन सा राग लेकर के आते हैं। ये भारत के संविधान की ओरिजिनल प्रति मेरे पास है, ये देखिए आप, ये भारत के संविधान की ओरिजिनल प्रति है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या है, कौन है ये प्रभु श्री राम का चित्र है। मनोज जो जी, फंडामेंटल ड्यूटीज है Please. वहां पर क्या है, वहां पर श्री कृष्ण का चित्र है, हाँ। अर्जुन के सारथी बनकर के जो महाभारत का चित्र है। संविधान 26 नवंबर को बन गया था, अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी को। अगर आज भारत का संविधान बनता और इन चित्रों को संविधान में लिखा होता तो ये समाजवादी कूद कूद के बिल्डिंगों से जान दे चुके होते अपनी। ये कांग्रेस वाले सड़कों पे होते कि ये कम्युनल संविधान है। अरे भारत की संस्कृति और सभ्यता को आप लोग हमेशा नीचा दिखाते हैं और फिर मनुस्मृति का राग करते हैं। इस संविधान की प्रति को कभी सर पे लगा के दिखाइएगा, इस प्रति को कभी सर पे लगा के दिखाइएगा। जो पॉकेट वर्जन आप लेकर के घूमते हैं ना अपनी जेबों के अंदर, वो पॉकेट वर्जन नहीं है भारत का संविधान। भारत का संविधान भारत की आत्मा में बसता है। भारत का संविधान भारत की प्रत्येक व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको सुनिश्चित करता है। जो लोग इमरजेंसी के दौर पे नहीं बोल पाते वो लोग टीवी पे बैठ करके ज्ञान देंगे और बता रहे हैं हम ही तो थे, तुम तो थे कहां। अरे सबसे ज्यादा इमरजेंसी के काले कारनामे झेलने वाला अगर कोई था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। अगर सबसे ज्यादा छात्र कहीं गए थे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के देश का बहुसंख्यक आबादी आप लोग उनके साथ दलबलियां करने बैठे हैं, आप लोग उनके साथ कुर्सियों में साझा होकर के बैठे हैं, आप तो उनके साथ सत्ता की मलाई चाटने के लालच में बैठे हैं। आप लोग संविधान के रक्षक नहीं है, अरे रक्षक है ना साहब, आप रक्षक है ना, आप रक्षक है ना, आप रक्षक है ना। सुनिए, जब आप जब स्वतंत्रता सेनानी होने की बात करते हैं, आपके कहते हैं कि आपके खुद घर वाले जेल रहे, आपके परिवार वाले जेल में रहे और उस वक्त जो इमरजेंसी की सिचुएशन थी, आज आप उसी पार्टी के साथ साथ में है ना सर, आप उनके बाद साथ में है ना सर, आज आप उन्हीं के साथ साथ में है ना, आज आप उन्हीं के साथ साथ में है ना। जल्दी से दीपक जी बस आइए अंतिम लाइन। अरे 4 शहीदों के नाम छोड़ो, अगर आरएसएस के कार्यालय की चूहिया भी शहीद हो इस देश की आजादी के लिए तो मेरा नाम बदल देना, मनोज यादव कह रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे। दीपक जी आपके पास है। बात का जवाब देना बिल्कुल अनुचित है। हाँ, ठीक नहीं तो मैं इनको इतिहास इनको क्या पता, लंबा चला जाएगा ना सर, फिर किसी दिन दे देना, जिस दिन दिल करेगा बुला लेना, अकेले 1-to-1 कर लेंगे। वो जेलों में गए हैं, दीपक जी का काम कारण से गए थे उनके कारण पता करिए। ठीक है दीपक जी। जी पूर्णिमा जी, इतनी बहस में सुना यहाँ पे तो 2-3 बातें मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ।
ये सिद्धार्थ यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही। संविधान के प्रति में ना भगवान श्री राम का फोटो है, क्योंकि उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी संविधान बनाने वाली सभा में नहीं थे, सावरकर जी नहीं थे, संविधान बनाया अंबेडकर जी ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने, संविधान बनाया मोहम्मद कलाम जी ने, तो इन सब लोगों ने मिलकर बनाया है, मौलाना अब्दुल कलाम ने, तो इन सब की मिली हुई देन थी और राम को पहले पन्ने पे रखा। ये कांग्रेस पार्टी की देन थी, ये भाजपा की देन नहीं है, इसलिए भाजपा को भी इसके लिए मानना पड़ेगा, कांग्रेस को धन्यवाद देना पड़ेगा। दूसरी बात आता हूं, मैं कहता हूं संविधान के पन्ने गिनने से ज्ञानी नहीं बन जाता, पाखंडी लोग पन्ने गिनते हैं। संविधान में कितनी धाराएं हैं अनुराग ठाकुर को ये नहीं पता होगा, भाजपा प्रवक्ता को ये नहीं पता होगा, तो संविधान में कितनी धाराएं हैं वो जानना जरूरी है। किस प्रिंटर की किस बुक से कितने पन्ने छपेंगे वो तो ऊपर नीचे साइज हो जाता है ना, वो तो उसकी कोई बात नहीं। तो धाराओं का महत्व है, संविधान में कितनी धाराओं के तहत हमें जीवन जीने की आजादी दी जाती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है उसका महत्वपूर्ण वर्णन होता है। दूसरी बात पूर्णिमा जी, आपने एक बात बड़ी यहाँ पे शुरुआत में कही, 2-3 बार उसको दोहराई कि संविधान बदलने का नैरेटिव सेट किया जा रहा था। आपने नहीं बताया कि नैरेटिव कौन सेट कर रहा था कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। ये भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री, भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, रैलियों में कह रहे थे। अब आपने बात आधी अधूरी बताई, ये बात गलत थी। दीपक जी, कल वरिष्ठ इसलिए पूरी पत्रकार बात की बताना तरफ से चाहिए एक था बात आपको। का जिक्र किया गया था सर, मैं उसको आज दोहरा देती हूँ क्योंकि कल भी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, बात यहाँ तक आई भी थी, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस नेता ने, आप बड़ा नाम ले लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, राजनाथ सिंह ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, अमित शाह ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, नितिन गडकरी ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, और मैं बड़े नेताओं के कुछ कुछ नाम ले लेती हूं। मैं पूछती हूं क्या उन्होंने कहा कि हम संविधान बदल देंगे? ठीक उसी तरीके से सर, जैसे कि आपकी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, बड़े बड़े नेता रहे सर, बहुत आपके सीनियर लीडर्स रहे, लेकिन आपने क्या कहा कि भाई ये इनका निजी बयान है, छोड़ दीजिए, डजंट मैटर, पार्टी की ये लाइन लेंथ नहीं है। मैं पूछती हूँ कि क्या इनकी पार्टी की लाइन लेंथ रही है? सर्वेश जी, पूर्णिमा जी, इनको कहिए कि इनके जो कांग्रेस ओवरसीज के पूर्णिमा जी जो आपने सवाल किया है ना, पूर्णिमा जी, अच्छा एक सेकंड गिरिराज सिंह जी कौन है पार्टी के? एक सेकंड दीपक जी, एक सेकंड पूर्णिमा जी, आपने सवाल किया तो जवाब भी ले लीजिए। नहीं, मैं लूंगी, मैं लेती हूँ सर, मैं ले रही हूँ। सर्वेश जी कुछ कह रहे हैं, उनको जरा मैं सुन लेती हूँ। दीपक झा जी, आप ये बताइए, आपके जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पिट्रोदा जी, उन्होंने जब जब जो बयान दिया तब तब आपने किनारा किया और आपने दिखावे के लिए उनको पार्टी से निकाल दिया। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो वापस पार्टी में समाहित कर लिया। अरे 1984 जैसे जो सिख दंगा हुआ था उस पर उनका क्या कहना था? हुआ तो हुआ। यही आपकी असली चरित्र को दर्शाता है कि आपके मन में यही चीज है, कथनी और करनी में अलग है। मैंने जो कहा था कि कितने पन्ने हैं, इसका मतलब ये है कि क्या राहुल गांधी ने कभी संविधान की जल्दी से सारी धारा 20 सेकंड में दीपक जी प्लीज जवाब रखिएगा, मुझे फिर हेडलाइंस के लिए जाना है सर। देखिए पूर्णिमा जी, पन्ने गिनने वालों से के पास सवाल नहीं होते, उनको बोलिए जाके पन्ने गिने। हम तो धाराओं की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान में कितनी धाराएं। दूसरी बात ये कही जो आपने कही कि बड़े पत्रकार ने ये कहा, बड़े पत्रकार ने वो कहा। मैं कहता हूं गिरिराज सिंह कौन है? भाजपा के कोई छोटे मोटे नेता है क्या? दरी बिछाने वाले नेता है क्या? भाजपा में तो कहते हैं सारे के सारे कार्यकर्ता मंत्री बन सकता है, आम आदमी, आम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, तो छोटा नेता बड़ा नेता वहां तो कोई है ही नहीं। यही लोग कहते हैं कि हम सब बराबर हैं, बराबर के कार्यकर्ता हैं। तो दिया कुमारी कोई छोटी नेता है क्या? और साध्वी प्रज्ञा वहां जो भोपाल की सांसद कोई छोटी नेता है क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके अगर ऐसे बयान दिए थे और वो आपको छोटे नेता लगते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं सर, मुझे सबके बड़े बड़े नेता, मुझे हर पार्टी के बड़े बड़े नेता बड़े ही नजर आते हैं सर। सबके नेता मुझे बड़े बड़े नजर आते हैं, जो जिस पर भी बयान देते हो उनका मुझे स्टेचर पार्टी में पता है सर।